कहते हैं ना, जो लोग डरते नहीं वही नई कहानी लिखते हैं। और आज हमारे गेस्ट की जर्नी बिल्कुल ऐसे ही है। एक ऐसे इंसान जिसने मेडिकल बैकग्राउंड से अपनी करियर की शुरुआत किया, लेकिन अपनी हिम्मत और जिज्ञासा के दम पर आईटी की दुनिया में एक नई पहचान बनाई। आज वो 15 साल से भी ज्यादा समय से इस आईटी फील्ड में है और अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी इंस्पायरिंग कहानी, एक ऐसी जर्नी जो साबित करती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो वेलकम नीलेश, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हेलो। इन माय पॉडकास्ट। और मैंने आपके लाइफ के बारे में थोड़ी सी रिसर्च किया है और मेरे को काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि आपका करियर एज ए मेडिकल बैकग्राउंड से था और फिर अभी आप आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छे पैदान पे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसा आपका करियर रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ से कैसे चेंजिंग हुआ? Sure. First of all, thank you for inviting me, Ranjit. It's pleasure to share my journey, and I hopeful rest of the viewers find it useful in their real life and their career decision making. हम्म। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाँ, तुम्हारा जो रिसर्च है सही है। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ। हम्म। मैंने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी किया है, बीएमएस किया है हम्म। महाराष्ट्र से। और मैंने पूरा जो हमारा 5.5 साल का डिग्री प्लस इंटर्नशिप पूरा कंप्लीट किया है। और मैं रजिस्टर्ड अभी भी आज भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं आज भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। बट तो ये कैसे चेंज कहाँ से हुआ, क्योंकि आप बोल रहे हो आप बीएमएस में फील्ड में किए और अभी भी आज भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप आईटी फील्ड में कर जॉब कर सकता रहे हो हूँ, और आपके कर पास एक सकता हूँ। अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट जो था कंप्यूटर में था पहले से। हम्म। और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था वो मेडिकल में हुआ था। और मैंने ये बहुत ही पहले देख लिया था कि आने वाले दिन में हेल्थ केयर में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हम्म। और वही मेरा दूर दृष्टिकोण रखते हुए मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि हम्म। मुझे जो मेरी जो डिग्री है या मेरा जो बेस कोर है उसको साथ लेते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपग्रेड होता है, जैसे बोलते हैं ना हम अपस्केल करते हैं। तो मैंने बस अपस्केल किया है। तो मेरे को ये चीज जानना है कि आपके दिमाग में ये कब आया कि हाँ मेरे को आईटी फील्ड में जाना है, या फिर आईटी के तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ना बढ़ना स्टार्ट हुआ आपके मन में? ये अगर ये जानना है तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसको। ये बात है 1996 की, जब ओके। पहली बार मेरे घर में कंप्यूटर आया। और तब 1996 आप सोच लो, तब गूगल भी नहीं, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था। 1996 में मेरे ख्याल से हार्डली याहू डॉट कॉम चल रहा था सर्च इंजन के नाम पे। और तब के जमाने में पहली बार मेरे घर में कंप्यूटर आया था। और तब से मेरा उसके प्रति एक क्यूरियोसिटी शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कंप्यूटर के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि दिस इज द फ्यूचर। लाइक आज के तारीख में आप किसी को भी दिखा दो एआई, वो बोलेगा ये तो फ्यूचर है ही है। बट इमेजिन 1996 में कंप्यूटर कोई देख रहा है। तो तब मैंने देख लिया था कि भाई ये फ्यूचर है। तो तब से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ है। ओके, तो मीन्स आपका स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर के साथ अच्छा खासा बॉन्डिंग हो गया था, यस। बट उसके बाद यस। भी आपने मेडिकल चूज किया? हाँ, क्योंकि कैसा है ना कि आपका बॉन्डिंग जो होता है ना सब्जेक्ट से होता है। हाँ। तो मेरा कंप्यूटर तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो मेरा फिजिक्स, मैथ्स इससे बिल्कुल बॉन्डिंग नहीं था, ऐसा समझ लो। तो एक्चुअल स्टोरी ये बता रहा हूँ कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था। और मुझे एडमिशन भी मिल गई थी इंजीनियरिंग में। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ऑप्शन नहीं था मेरे पास इंजीनियरिंग करने का। तो मैंने इंजीनियरिंग की। और मैंने ईडी ईएमए फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भी पढ़े। और क्या हुआ था कि हमारे मेडिकल के राउंड्स थोड़ा लेट शुरू हुआ था, 2-3 महीना। तो तब तक मेरा एडमिशन हो चुका था बी सिविल में। तो जैसे मैंने देखा कि वहां पे मैथ्स आ रहा है, वहां पे M1 M2 M3 पता नहीं और कितने लेवल ऑफ M3 मैथ्स के लेवल थे। तो मुझे समझ में आया नीलेश, ये तो ठीक है, ये अच्छी बात है, पर मुझे मुझे ना चीजें इंटरेस्ट से करनी होती है मुझे ना। ऐसे नहीं कि पढ़ना है पढ़ लिया। और दूसरी बात था कि घर वालों को भी इच्छा थी कि भाई घर में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनना चाहिए नीलेश, डॉक्टर बायो अच्छा है नीलेश का। और मेरा बायो सही में अच्छा था। तो तो मतलब मैं बोला आपने जो चलो फिर। मेडिकल बैकग्राउंड चूज किया, आप अपना, आपका ये डिसीजन नहीं था, घर वालों का डिसीजन था? घर वालों बोलो कि एक बोलते हैं ना लॉजिकल डिसीजन होते हैं। देखो, एक होता है कि पैशन, हाँ हाँ। और एक एक होता है कि फिजिकल एक्चुअल उसका वैल्यू या एक्चुअल रियलाइजेशन और वैलिडेशन बोलो। तो भाई जब काउंसलिंग के राउंड शुरू होते तो वो तो मेरा पैशन देखने वाले ही नहीं ना, मेरे को देखेंगे कि मैथ्स में कितना मिला है, हम्म। बायो में कितना मिला है। मुझे बायो में अच्छे कॉलेज मिल रहे थे, अच्छे सब्जेक्ट के साथ बोल लो। और इसमें सिविल, तब सिविल इतना नहीं था डिमांडिंग, तब कंप्यूटर शायद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन
ये ज्यादा डिमांड नहीं था, केमिकल, मैकेनिकल और ईएनटी, ये तीन चल रहे थे। तो मेरे को इनमें से नहीं मिला था, इसमें मुझे मिला था सिविल। ओके। और यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा होम होम सिटी में मुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो और एक आपने बीएमएस की प्रॉपर पूरी एक, पढ़ाई की है, डिग्री ली हुई है, राइट? जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल, उसके यस। बाद आपने मेडिकल फील्ड में जॉब भी किए थे आप, या फिर उसके बाद डायरेक्ट आईटी इंडस्ट्री में? कैसा है कि मेडिकल फील्ड में जॉब किया था, यानी हमारे होता है अंडर प्रैक्टिस और हम्म। प्रैक्टिस। जॉब में होता है कि इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप तो करनी ही पड़ती है, वो तो की थी। बाद में मैंने अंडर प्रैक्टिस भी की थी। और मैंने एक साल जब मैं फ्री था, जब कोई जॉब मिल नहीं रहा था, तब मैंने प्रैक्टिस भी की थी। तो आईटी इंडस्ट्री में आपका करियर कब स्टार्ट हुआ? तो हाँ, ये बात हुई है। अब जैसे मेरा करियर स्टार्ट तो मेरा बहुत पहले ही हो गया था, हम्म। कि मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, तब से मुझे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स आने लगे, क्योंकि मेरा हमेशा कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना, लोगों से वही बात डिस्कस करना, तो लोगों को पता चल गया कि इसको बहुत कुछ आता है। अच्छा। और लकीली लकीली क्या हुआ कि मेरे एक जो ब्रदर्स हैं, उनके पहचान का कोई स्कूल का कोई क्लाइंट था, यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको रिक्वायरमेंट थी हम्म। कि इनको उनके कॉलेज के साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक एनिमेशन बना के देना है। ओके। और उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रेजेंट टू लाइक स्टेट लेवल या कुछ इंटर स्कूल लेवल था उनका। उस टाइम में माइक्रोमीडिया फ्लैश था, जो अभी एडोबी ने टेक ओवर किया था। मुझे माइक्रोमीडिया फ्लैश आता था, मैं खुद ही सेल्फ लर्न करके मैंने पढ़ा था, क्योंकि मतलब उस टाइम आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज भी था कंप्यूटर के बारे में और जितना टेक्नोलॉजी, उसके पैसे बाद भी भी आपने कमाना था। मेडिकल बैकग्राउंड चूज किया, मेडिकल का कंप्लीट किया। ये थोड़ा सा हाँ, काफी मतलब इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक्चुअली। क्योंकि ग्रेजुएशन तो मेरा शुरू हो गया था ना, तो हाँ। मेडिकल तो ऑलरेडी चूज हो चुका था फर्स्ट ईयर ओके। सेकेंड ईयर में। हाँ हाँ। तब से पैसे कमाना शुरू हो गया था, अच्छा, चूज तो उस टाइम आप ऑलरेडी हो पैसे कमा चुका रहे था। थे? पैसे कमाना फर्स्ट ईयर के बाद, पर मेडिकल फील्ड नहीं, आईटी फील्ड से। तो ओके। मुझे तब समझ में आ गया कि भाई अभी इसमें तो उतरना पड़ेगा। उसके पहले आपने कोई अलग से प्रिपेयरिंग की थी, या फिर कैसे हुआ आपका ये, मतलब इंटरव्यू कैसे हुआ, उस टाइम तो एक्सपीरियंस क्या रहा? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा जब मेरा मन बन गया कि मुझे अभी हेल्थ केयर में तो नहीं, पे आईटी में ही काम करना है। तो हम्म। मैंने देखा कि बैंगलोर में हमारा इंस्टीट्यूट है आईएचएमआर, वहाँ पे ना हेल्थ केयर मैनेजमेंट डिप्लोमा फॉर डॉक्टर्स दे रहे थे, ओके। विच इज इक्वल टू एमबीए। अभी तो प्रॉपर उनका बहुत बड़ा कैंपस है, पर आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बैचेस, लाइक थर्ड और फोर्थ बैचेस का मैं होऊंगा बंदा। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे सबसे पहले पूरे इंडिया में उन्होंने पहली बार डॉक्टर को एज अ प्रोफेशनल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया है। उसमें वन ऑफ द फील्ड था कंप्यूटर। तो मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे हेल्थ केयर का जो डोमेन नॉलेज साथ में लेके अगर कंप्यूटर में जाना है, ये दिस इज द बेस्ट प्लेस। तो मैंने सबसे पहले काम किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट किया। वहां पे हमको हॉस्पिटल के बारे में, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के बारे में, हॉस्पिटल के जो टेक्नोलॉजीज होती है वो सब पढ़ाते हैं। तो मैंने वो किया पहले, और फिर ओके। जाके मैंने आगे आईटी के बारे में पूरा प्लान करना शुरू किया, या फिर बोलते हैं ना, इंटरव्यू अपियर करना शुरू किया। तो आपको पहला जॉब जॉब कब मिला, मतलब आईटी कंपनी में? पहला जॉब इन टर्म्स ऑफ जो डेली पेरोल वाला बोल रहे हो, तो मुझे मिला है नहीं, फुल टाइम में। फुल टाइम। तो जैसे मैंने ये पीजीडीएचएम किया है, उसके तुरंत बाद मुझे एक जुलाई सिस्टम्स करके है, दिस इज नाउ टेकन ओवर बाय सिस्को। ओके। तो वहां पे मैंने एज अ डिजाइन कंसल्टेंट जॉब किया है। दैट वाज द फर्स्ट जॉब। यानी आप, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तब रिसेशन चल रहा था। सारे दो ने वो बात चल रही है 2007-8 की, जिसमें सारे इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही थी। हाँ, जो 2008 में। इसके बाद जॉब थी, उनको भी जॉब यानी बोलते हैं ना, डाउन साइज हो रहे थे। हम्म। और मुझे वो समय में खुद वो जुलाई सिस्टम्स वालों ने बुला के 6 घंटे मेरे बैठ के पूरा टेस्ट लिया। उन्होंने प्रॉपरली मुझे एक टास्क दिया, दो तीन छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने के लिए। 6 घंटा? उनके लैब में 6 घंटा लैब में बैठा है मेरे को, उन्होंने ऐसे नहीं दिया डिजाइन कंसल्टेंट के लिए। तो मैं भी 6 घंटा अभी लग रहा है बोलने के लिए, पर मेरा इंटरेस्ट था। मैं तो 8 घंटे बैठने के लिए रेडी था, क्योंकि मैं तो भाई इतने साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे तो हम्म। एक चांस मिला है बस। मैं तो भाई 8 घंटा और बैठ जाता था। तो वो टेस्ट हुआ मेरा, और फिर डिजाइन कंसल्टेंट एज अ जॉब मिली है मुझे वहाँ पे जुलाई सिस्टम्स में, जहाँ पे वो बड़े बड़े जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के प्रोजेक्ट हैं उनके पास, उसमें आपका बीसीसीआई का भी प्रोजेक्ट था,
जो आपका भी बड़े बड़े क्रिकेट के वो देखते हैं ना स्कोर, जो ऐप में दिखता है ना, जो जो डिजाइन होता है ना लेआउट, हाँ। उसके ऊपर मैंने काम किया है। अच्छा, तो मतलब आप उस टाइम मैं बोल सकता हूँ एज ए डेवलपर। नहीं नहीं, मैं डेवलपर, देखो मैं डेवलपर नहीं, मैंने मेरा करियर कंसल्टेंट था डिजाइन का, तो मैं यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर काम करता था। ओके ओके। डेवलपर क्यों, वो मेरी डिजाइन दे देता था हाँ। और उनका खुद का प्लेटफॉर्म था, तो वो डेवलप होता था। ओके टेस्टर्स ओके। का अलग टीम था। तो वहां पे आपने कितने साल तक काम किया? अगेन मेरा वो जर्नी थोड़ा सा मुझे जैसे वहां पे 1 साल या 6-8 महीने हुए थे, पता नहीं, मुझे याद नहीं, पर ज्यादा टाइम में वहां रुका नहीं, क्योंकि मुझे जैसे पता चला कि ये इसमें कोर आपका डिजाइन है, इसमें हम्म ना हेल्थ केयर का कुछ है, ना ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का कोई स्टैक अटैच्ड है, इन्वॉल्व है। फोटोशॉप और हम इस पे काम करते हैं, प्योरली आपका जो डिजाइनिंग स्किल्स है उसके ऊपर काम, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, स्टिल अप्रिशिएट दैट एक्सपीरियंस। एक बात और कहता हूँ कि आपको वो समय काम करते हो उसका वैल्यू नहीं पता होगा, बट कोई भी काम जो होता है ना, छोटा नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। हाँ मैं सही। अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उसका इम्पोर्टेंस, ये जो मैंने किया जॉब, उसका कैसे मुझे हेल्प हुआ आगे। ओके। तो यूजर एक्सपीरियंस का जो मेरा उसमें डोमेन नॉलेज क्या था, कुछ नहीं था ना वहाँ पे, मेरा कोर हेल्थ केयर का कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी स्टैक कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि भाई मेरा तो एमबीए हेल्थ केयर में हुआ है, डॉक्टर हूँ, तो मुझे हेल्थ केयर में करना चाहिए कुछ काम। हम्म। तो फिर वो देखते हुए मुझे, हमारे यहाँ अभी कैंपस में राउंड चालू हो गए थे, तो मुझे कंपनी में मिल भी गया था जॉब प्लेसमेंट, पर वो हॉस्पिटल क्वालिटी में था। ओके। क्वालिटी बोलते हमारे यहाँ जो टोटल जो हेल्थ केयर में होंगे उनको पता होगा, हेल्थ केयर हम्म। क्वालिटीज होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन टाइम कम होता है, पेशेंट का जो रिकवरी टाइम होता है वो कम होता है, पेशेंट जल्दी क्योर होता है, ऑपरेशन जो होते हैं कम समय में होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्शन कम होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो उसमें मुझे जॉब मिला और मैंने फिर वो किया, क्योंकि ओके। मुझे अपना कोर नहीं छोड़ना था। ये बात सुनने के बाद बहुत सारे के मन में ये सोच चल रहा होगा कि ये बंदा बोल रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, बट बता रहा है एज ए फुल मेडिकल चीज का। तो बहुत कोई के दिमाग में ये होगा कि मेडिकल फील्ड में आईटी इंडस्ट्री ऐसे काम करता है क्या? देखो, मेडिकल फील्ड में अभी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है हेल्थ केयर क्लिनिकल इंफॉर्मेटिक्स में, इसमें ऐसा ही काम चलता है जिसमें उनको डिसीजन मेकिंग करना होता है, बहुत सारी चीजें ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, हम्म कि भाई ये जो लेट्स से एक कोई ऑर्डर सेट, हमारे इसमें ऑर्डर सेट होता है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के हिसाब से नंबर ऑफ मेडिसिन जाने हैं पेशेंट को, बेस्ड ऑन दैट डिसीज। हम्म ये सारी चीजें ना आपको कंप्यूटर तो बता देगा कि भाई ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे आप वो सिलेक्ट करोगे, पर प्रिसाइजली जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझे, और इसमें कोई एरर का ये नहीं है, चांस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई वैलिडेशन रूल नहीं होते। बट जैसे ही एक भी गलती होती है, लेट्स से कैंसर हॉस्पिटल में मैंने काम किया था, उनके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट था कि भाई एक डॉट भी ऐड कर रहे हो तो वो कम से कम 10 बार लोगों ने चेक करना चाहिए। उसके पीछे रीजन यही होता है कि भाई क्लिनिकल वैलिडेशन होना चाहिए। और क्लिनिकल वैलिडेशन कौन कर सकता है? जो हॉस्पिटल में काम किया है, जो डॉक्टर है या जो हम्म। नर्स है, जो या फिर फार्मा बायो बायो, यानी तुम्हारे जो मेडिकल बैकग्राउंड से है, क्लिनिकल बैकग्राउंड से है, जिनको पता है कि भाई एक क्रोसिन, देखो क्रोसिन भी व्हाइट होता है, एस्पिरिन भी व्हाइट कलर ही होता है, दोनों का साइज चेंज कर दो सेम दिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एस्पिरिन का प्रॉपर्टीज अलग है और क्रोसिन का प्रॉपर्टीज अलग है, एक बुखार कम करता है, एक हेडेक कम करता है। अगर गलती से भी अगर गलती से भी एक्सचेंज हो जाए और पेशेंट का डिसीज कॉन्ट्राडिक्टेड हो, तो वो बंदे का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाता है। हालांकि हमारे से बहुत सारे होते हैं चेक्स, इतना इजी नहीं होता है, बट यहाँ पे डॉक्टर्स का ही काम होता है। यहाँ पे एक वेरी फेमस, मैं बोल सकता हूँ, सेंटेंस फिट हो रहा है। जैसे नॉर्मल सब लोग बोलते हैं कि एक इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, वैसे ही एक मेडिकल बैकग्राउंड के बंदा भी आईटी फील्ड में अपना करियर इस टाइप का कर सब कुछ कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल है, मैं तो बिल्कुल ओके। अप्रिशिएट करता हूँ तो बात को। अब मैं आऊंगा आपका पहला कंपनी से दूसरे कंपनी की जर्नी के बीच में। तो दूसरे कंपनी आप कब ज्वाइन किए, वहां पे आपका कैसा रहा? तो उसके बारे उसका एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? यानी जैसे मैं हेल्थ केयर क्वालिटी में ज्वाइन किया तब, हाँ। तो बेसिकली नॉन आईटी कंपनी थी, वो प्योरली इनटू हॉस्पिटल, और जो आपके हमारी इसमें एनएबीएच करके सर्टिफिकेशन होता है आजकल, हर कोई हॉस्पिटल, आप इंडिया में जाओगे तो हम्म एनएबीएच, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हम्म तो ये एनएबीएच सर्टिफिकेशंस
लेना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल में अगर इंश्योरेंस को हो, अगर एनएबीएच है तो उनको ज्यादा रियम्बर्समेंट मिलता है देन नॉन एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स को। तो ओके। इसलिए बेसिकली इसमें मैं काम किया था बहुत सारी चीजों के ऊपर। ओके, तो वहां पे आप कितने साल तक काम किए? वहां पे ऐसा है कि मैं तो गया था अब एज अ इंटरेस्ट होके, क्योंकि एनएबीएच भी बहुत डिमांडिंग था तब के जमाने में। हम्म। इतना है पैसे कमा, आपको अगर करियर ग्रोथ करना है तो एनएबीएच, पीपल पीपल इज डाई फॉर इट टू वर्क इन एनएबीएच एंड लर्न दैट। मैंने, मेरे साथ अभी भी जो मेरे कलीग्स हैं, मैं जो वो टाइम के, मेरे अभी भी अच्छे खासे दोस्त फ्रेंड्स कांटेक्ट में हैं। आजकल वो अपना 1 घंटे का जो बोलने का है ना वहाँ पे एनएबीएच के लिए, 1 घंटे का 50,000 चार्ज करते हैं, 1 घंटे का। क्योंकि वो बेसिकली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं क्वालिटी काउंसिल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओके। उसमें मेरे को पैसे कमाने से ज्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में नई नई चीजें, इनोवेटिव चीजें बनाने में। बिलीव मी, वो यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मुझे ना, सबके लिए, सारे श्रोताओं के लिए, क्या है कि आपको जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए ना कि क्या करना चाहिए। जैसे मेरे सामने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि भाई देखो मुझे अभी जॉब करना चाहिए, मेरा एमबीए हुआ है और सब लोग कमा रहे हैं, दोस्त लोग पैसे कमा रहे हैं। बट यकीन मानो कि अगर आप आपकी मन की बात, जैसे मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में था और मैं जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में, मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मेरे को पैसा भी मिल रहा है, मेरे को वैलिडेशन भी मिल रहा है बाहर से, घर वालों से वैलिडेशन मिल रहा है कि भाई हाँ भाई बंदा जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करता है, पर आप मन की नहीं सुन रहे हो ना, वो चीजें ज्यादा देर प्रोडक्टिव नहीं रहती, या फिर आपको ना चीजें जो लॉन्ग टर्म नहीं लेके जाती है। हम्म। क्योंकि ये मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जैसे अभी मैंने ये जर्नी शुरू की, 1 साल के अंदर मुझे पता चल गया था मुझे सब कुछ तो सही चल रहा है नीलेश, वो तू जो एक्चुअली बना है जिस चीज के लिए, वो चीज बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंड आप यकीन मानो कि मैं अभी एनिमेशन का क्या लेने देना हॉस्पिटल में बैठ के, यूजर एक्सपीरियंस का क्या, यूजर एक्सपीरियंस का है, बट एज अ टेक्नोलॉजी जावा का क्या लेने देना हॉस्पिटल में, क्वालिटी में कुछ लेना देना नहीं है। सी प्लस प्लस का क्या लेने देना है, कुछ लेने देना नहीं है। मेरे फील्ड की बात करूँ तो एडोब फोटोशॉप, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या कुछ लेना देना नहीं। मेरा ये सारा चीजें मैं बोले ये इंग्लिश में 20% है जो तू कर रहा है, मुझे अंदर से पता था ये बात, पर वो बाहर बताना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। ऐसे समय मैं सारे दोस्तों को यही कहूंगा, आपको अगर, अरे मैं फिल्मी नहीं बनना चाहता पर ये सच है, आपको अगर खुद के ऊपर विश्वास है ना कि भाई ये चीज तुम्हें आती है और तुम कर सकते हो, तुमको बार बार प्रूव हो चुका है कि तुम ये चीज कर सकते हो, तो आप प्लीज किसी के वैलिडेशन के लिए रुको मत। सबसे पहले तो दोस्त लोग क्या कहेंगे, और स्पेशली आप लॉजिक के चक्कर में मत जाना कि आज मुझे यहाँ पे ना 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे मेरे को बुला रहे हैं, तो यानी बड़े बड़े, डोंट यू वोंट बिलीव रजत, व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, क्वालिटी हम्म। डीन, मेडिकल कॉलेज डीन, जनरल सर्जन, दे यूज टू ग्रीट मी, दे आर वेरी बिग पीपल। आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे ना, जनरल सर्जन को कांटेक्ट करने की कोशिश करना, आपको महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। बड़े नहीं। बड़े गवर्नमेंट वो टॉप होते हैं बेसिकली पूरे हेल्थ केयर गवर्नमेंट में। हम्म। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, पर मुझे पता था नीलेश तू ये चीज के लिए नहीं बना है। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था नीलेश, नाउ दिस इनफ, यू स्विच योर फील्ड सो दैट यू गेट सेटिस्फेक्शन फर्स्ट। ओके, तो नीलेश, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक कितने कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं? टोटल मैंने सबके जूलियर सिस्टम्स किया, फिर मेडिका सिनर्जी थी, अ, हम्म। फिर ऑल स्क्रिप्ट कंपनी है। ऑल स्क्रिप्ट इज लाइक एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मेरे साथ हुआ है वहां पे, ऑल स्क्रिप्ट जो मेरे को जॉब मिला है वहां पे। हम्म। और फिर उसके बाद इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस। ओके, तो और स्क्रिप्ट में आप कितने साल रह रहे हैं? ऑल स्क्रिप्ट में मैं ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप इन्फोनाइट ज्वाइन किए, हाँ, इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन। और अभी आप एक यूएस में शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंट। अब देखो, देखो परमानेंट वगैरह कुछ नहीं है, अभी सबको पता है यूएस का कैसा है, परमानेंट कुछ नहीं होता है। बट हाँ, अच्छा खासा मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अभी यूएस में, मेरे को हो गया है अभी काफी साल हो गए यहाँ पे, ओके, 5 6 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो नीलेश, मेरे को लगता है कि जो इंडिया में जो लोग भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनका एक सपना भी होता है कि मैं कब यूएस जाऊं या फिर अदर कॉन्टिनेंट में जाऊं काम करने के लिए।
बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इंडिया में भी काम किया, अभी आप यूएस में भी काम कर रहे हो, अगर दोनों के बीच में कंपेयर करना चाहूँ कि इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस और यूएस का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कल्चर क्या है, तो थोड़ा सा आप उसे बता सके। तो तब थोड़ा कल्चर के बारे में बोला जाए तो मैं सबसे पहले वर्कलोड के बारे में कहूंगा। यहाँ पे वर्कलोड कंपैरेटिवली इंडिया से मुझे पर्सनली, ये मेरा सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंपैरेटिवली वर्कलोड कम लगा। ओके, इसके क्योंकि अलावा और आपको क्या डिफरेंस लगा वहां पे? हम्म। आपको पता है बैंगलोर में बैचलर को घर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा अच्छा घर के लिए मेरे को 1 घंटे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा घर रेंट लेने के लिए। मैं जब बैचलर ही आया था, फैमिली तो बाद में आई थी। सो नीलेश, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि वहां पे आईटी प्रोफेशनल के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या चैलेंजेस है? अपॉर्चुनिटी तो बहुत है डेफिनेटली। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, अपॉर्चुनिटीज तो अबेंडेंस है। तो चैलेंजेस इज लाइक रिस्ट्रिक्शंस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, नो डाउट, दैट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ओके। और आजकल तो सुन ही रहे होगे कि नए नए रूल्स ला रहे हैं कि H1B वालों के लिए। हाँ यार, तो ओके। डेफिनेटली वो सॉल्व होंगे ओवर द पीरियड, उसको और स्ट्रीमलाइन किया दिख रहा है मुझे एक्चुअली, दिन ब दिन लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं। तो इसके अलावे आपको और क्या क्या डिफरेंस लगता है इंडिया और यूएस के, अगर कल्चर और वर्किंग कल्चर के बारे में बात करना चाहूँ तो? डिफरेंस वर्किंग कल्चर में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि वर्कलोड जो है यहाँ पे कम है। हम्म। बट आपको यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट काम करना होता है। यहाँ पे मैंने देखा कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट काम करता है, ओके, कि ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट मेरे, इन सेंस? क्या होता है कि हम इंडिया में टीम में होते हैं, तो हमारी टीम में एक बंदे ने ऐसा किया है, तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई वो बंदा, दूसरा बंदा भी ऐसे ही तरीके से काम करे। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, एक प्रॉब्लम है, क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो एक बंदे के पास दो ऑप्शन है सोल्यूशन के, जरूरी नहीं आपको दो ही देने हैं, तीन भी दे सकते हो या एक भी दे सकते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हम्म। तो हर कोई बंदा इंडिपेंडेंटली काम करता है यहाँ पे। अगर वो दूसरा बंदा छुट्टी पे भी है तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, अपना इंडिविजुअल काम खत्म करके वो निकल जाएगा नेक्स्ट डे। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस लगा मुझे ये। ओके ओके ओके। और अब मैं एक ही और जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पूरे पॉडकास्ट में बताया है कि आप हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहे हैं, तो ये हेल्थ केयर डोमेन के बारे में आप अगर थोड़ा सा कुछ बता सके, जिससे कि अगर कोई बंदा, जिस फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस बंदा भी हो, जिसको हेल्थ केयर का एज भी नहीं पता हो, तो उसको एक अच्छा खासा जानकारी मिल सके इसके बारे में। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारे हेल्थ केयर डोमेन जो बोलते हैं, बेसिकली तीन तीन डिविजन्स होते हैं या तीन पार्ट होता है। एक होता है हम्म। हेल्थ केयर पेयर डोमेन, एक होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर डोमेन, और एक होता है पब्लिक डोमेन। ओके ये तीन होते हैं, और एक फार्मा है डोमेन, वो अपने आप में एक बड़ा डोमेन है। तो फार्मा इज इटसेल्फ अ डोमेन। ओके। हेल्थ केयर में बेसिकली प्रोवाइडर, पेयर और पब्लिक, ये हम्म। चीज तीन पीस आते हैं। तो पेयर बोले तो आपका जो इंश्योरेंस होता है, जैसे एंथम है, ये मेडिकेड मेडिकेयर है सर्विसेज, ये सारे पेयर पेयर डोमेन में आते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजीज या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हम्म। पेयर डोमेन में आते हैं। हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, EHR। तो ये EHR प्रोवाइडर डोमेन्स में आते हैं, ओके। टेक्नोलॉजीज उसमें जो लगती है। और होता है पब्लिक पब्लिक डोमेन। हम्म। पब्लिक डोमेन में आपका जो, जैसे कोविड का वैक्सीनेशन होता है मास लेवल पे, ये पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट पे होता है। बहुत सारे टीबी के जो ट्रैकिंग होती है, या फिर एक न्यूट्रिशनल जो ट्रैकिंग होती है एक सर्टन एज ग्रुप में, ये सारा पब्लिक डोमेन में आता है हेल्थ केयर में। ये इसमें भी सारी बहुत चीजें बड़ी टेक्नोलॉजी यूज ये करती है। सारी चीजें यूएस हेल्थ केयर में आता है ना? हाँ, यूएस, ये सारी चीजें यूएस हेल्थ केयर में आता है मेजरली। और सेम चीज आपको यूरोप में भी वैसे ही मिलेगा। ओके, तो एक चीज मैं और यहाँ पूछना चाहूंगा कि जिसे आई थिंक सबको ये क्लियर हो जाए, तो यूएस हेल्थ केयर और इंडियन हेल्थ केयर दोनों हम्म, फुल्ली डिफरेंट है, राइट? बिल्कुल, यस यस, ओके बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके। तो बेसिकली यूएस हेल्थ केयर में क्या होता है कि ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। हम्म। जैसे यहाँ पे आप कोई भी पेशेंट का डेटा गलती से भी पब्लिक में रिवील नहीं कर सकते हो। ओ, अगर उसका रिवील होता है तो बहुत बड़ा फाइन लगता है, हम यहाँ पे हिपा कहते हैं उसको। ठीक बात है। और इंडिया में ऐसा एज सच ऑफिशियल अभी मैंने कुछ सुना नहीं है, होगा, यू कैन आर्ग्यू विथ मी, बट अभी तक मैंने एनफोर्समेंट नहीं देखा है कि भाई कोई हॉस्पिटल को फाइन लग गया कि इन्होंने 10 पेशेंट का डेटा लीक कर दिया। ऐसा कभी हॉस्पिटल में इंडिया में देखा नहीं।
ओके। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी अपने करियर के स्टार्ट हेल्थ केयर डोमेन से किया था, तो मैं वहाँ पे आई थिंक मेरे को हर ईयर एक एग्जाम देना होता था हिप्पा का। तो ये हाँ हिप्पा क्या मैंडेटरी है आप अगर हेल्थ केयर डोमेन में काम कर रहे हो उसके लिए, या फिर? हाँ, आप अगर हेल्थ केयर में काम डोमेन में काम कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या एसोसिएटेड हो, मे बी नॉट उनके पेरोल पे, अगर उनके सॉफ्टवेयर के लिए काम कर रहे हो, तो आपको हिप्पा कंप्लाइंट होना पड़ता है। और इनका ये होता है कि आपको टेस्ट देनी होती है हिप्पा की, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट कहते हैं, ओके। जिसमें आपको डेटा कैसे सेफ रखना है, डेटा कैसे उसको सिक्योर रखना है, टेक्निकली फिजिकली, ये सारी चीजें लर्न करनी होती है। और यू मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट व्हेन यू वर्क विद द डेटा। ओके। तो इट्स वेरी मैंडेटरी थिंग, रेगुलेटरी ओके। इंपॉर्टेंस होता है इसका। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ या फिर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में अपना स्टेप लगाना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से वो कौन कौन से एडवाइस होंगे जिससे कि एज अ फ्रेशर एज ए नॉन आईटी गाइज मेरे को काफी हेल्प मिले आईटी करियर बनाने के लिए? अह, देखो, आपको अगर फ्रेश हो और कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी हो, तो आपको सबसे पहले यहाँ की टर्मिनोलॉजी, जैसे यूएस, आप पहले फोकस करो कि आपको यूरोप साइड काम करना है, यूके यूएस साइड काम करना है। अगर यूएस साइड काम करना है, तो जैसा आपने बोला हिपा है, उसके बारे में जान लो। फिर हमारे यहाँ एक कोडिंग होता है, मेडिकल कोडिंग, स्नोमेड कोडिंग, लॉइन कोडिंग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि कोडिंग क्या सिस्टम होता है, ओके, इंटरनेशनल कोडिंग इन द कोडिंग। सेंस जो डेवलपर करते हो या फिर दूसरा? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये कोडिंग होता है इंटरनेशनल डिसीज कोडिंग होता है। तो ओके। हर एक डिसीज को कोड असाइन किया गया है, फिक्स वेरिएबल। हम कहते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर असाइन किया है। तो ओके। आईसीडी 9, आईसीडी 10, ये सारे कोड्स असाइन किए, तो वो जान लो कि ये कैसे चलते हैं। फिर हमारे इसमें डेटा इंटीग्रेशन कैसा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, उसमें जा सकते हो। बहुत बड़ा स्कोप है, यानी मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप आईटी में हो और फ्रेशर हो, तो आपके लिए बेस्ट बेट है कि डेटा इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है डिफरेंट टू मेडिकल सिस्टम्स। अगर ये आप इसमें एक्सपर्टीज ले लो, ये कुछ नहीं, आपको 6 महीने के ऊपर नहीं स्पेंड करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, आपके पीछे लाइन लग जाएगी कंपनीज की। ओके। इसमें बस एक्सपर्ट हो जाओ हाँ हाँ। कि इंटीग्रेशन क्या होता है और उसके सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, वो सर्टिफिकेशंस कर लो। और आपके पीछे लाइन लग जाएगी। आप परेशान हो जाओगे कि भाई अभी तो ये कंपनी में आता है, इतना अच्छा ऑफर कैसे छोड़ दूँ दूसरा। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं अपना करियर हेल्थ के डोमेन में बनाना चाहता हूँ तो मेरे को कोडिंग अगर नहीं भी आता है तो चलेगा आईटी इंडस्ट्री में। मैं। हाँ हाँ ओके। हाँ, ओके। यस यस। ओके, तो अब मैं थोड़ा ये बहुत जानना नॉलेज चाहता हूँ कि चाहिए, पर बिल्कुल एक्सपर्ट ही नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, एकदम नहीं बोले तो आप ब्लैंक नहीं रह सकते, क्योंकि आपको तो कभी कभी तो समझना पड़ेगा कंटेक्स्ट करेक्ट। क्या है उसके करेक्ट। बारे में। करेक्ट। जैसे आपने अभी बोला कि कोडिंग क्या है, कोडिंग आप हाँ। कौन सी कोडिंग की बात कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना उतना तो। करेक्ट। करेक्ट। ओके, तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा नीलेश कि जैसे कि आपका अगर मैं पूरा जर्नी देखूं, आप एक मेडिकल बैकग्राउंड से अभी आप एक आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छे पोजीशन पे हो, तो इन सब सारी चीजें आपकी लाइफ में हुआ, राइट? उससे आपको क्या क्या सीख मिली? और आप कुछ ऐसा बताओ जिससे कि अगर मेरे वीडियो में कोई देख सुन रहा भी हो तो उनके लिए काफी ये यूजफुल हो। बिल्कुल। देखो, मैं अपने करियर का सार बोलूँ ना, जो कोई बंदे को, अगर मैं चाहूँ कि मैं फिर से शुरू करूँ, हम्म। या फिर कोई बंदा वहां पे सुन रहा है फ्रेश है, ये मैं कुछ बताना चाहता हूँ उनको ना, उनके करियर में कभी भी ना अपने इंटरेस्ट की चीज करना। आपको लग रहा है अभी एआई फ्यूचर है, हम्म। सब छोड़ छाड़ के एआई ही करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज चेंज करो, प्रायोरिटी सबके होते हैं लाइफ में, हम्म। कि आपको पैसे कमाना है, ईएमआई पे करना है, सबके होता है, वो मैनेज करते हुए अपने मन में प्लान बनाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि फिक्स प्लान पर, हमेशा फोकस बनाना शुरू करो कि आपको एआई ही करना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ओके। हेल्थ केयर करना है, हेल्थ केयर में ही करो। और हम्म। इंटरेस्ट जो होता है ना, बताने वाली बात नहीं होती है, फील करने वाली बात होती है। उसके लिए तो डू योर ओन इंटरेस्टेड थिंग ओनली, जिसमें इंटरेस्ट हो वही चीज करो। ये सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ मैं सबको, ओके। बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत इसको रियलाइज करता हूँ हर दिन। और दूसरी बात होती है कि हम आईटी इंडस्ट्री में आते हैं, तो सब कहते हैं कि अभी स्पेशली यूएस में आके मुझे और ज्यादा उसका पता चला कि लिसनिंग स्किल्स बढ़ाओ अपनी, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप बढ़ जाएगी। हम्म। अगर आप जितना ज्यादा लिसनिंग करना शुरू करो, लिसनिंग बोले तो ये नहीं कि भाई गाने सुन रहे हो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। लिसनिंग बोले तो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है ना, एक बार में पकड़ लो। ओके। अगर वो हो गया ना आपको, अगर वो स्किल आपने एक्वायर कर ली,
there is no ending. Sky is the limit for you. Sky is the limit. I'm telling you right now, sitting in front here in US. हम्म। अगर आप listening skill improve कर लेते हो at a very good level, sky is the limit. People will like you to take you as a lead, take you as a manager, director, whatnot. Listening ओके। skill is so important to build your communication skill. और एक और चीज मैंने देखी है मेरे लाइफ में, देखो, सब लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, हम्म। स्मार्ट वर्क करो, पर देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। आई एम नॉट सेइंग यू डू योर हार्ड वर्क, यानी गधे मजदूरी करो। मैं बोल रहा हूँ कि टू डू द स्मार्ट वर्क, अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ओके। आपको उसको इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा, तब जाके आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। ओके। Because no one told me this, I learned from my own experiences. Unless until you understand and appreciate the hard work, then only you can do it actual smart work. ओके। अब मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं सबसे यही पूछता हूँ, आपसे भी सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अभी मार्केट में एआई काफी डिमांड में है। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि एआई आने से आप लोग का हेल्थ केयर बैकग्राउंड में जो जॉब हो रहा है उस पर कुछ इफेक्ट होगा, या फिर उससे जॉब जाने की कोई संभावना पॉसिबिलिटी है? आपको क्या लगता है इसका? देखो, मेरा कहना वही है जो इसमें कोई जॉब जाने वाली है नहीं है, हम्म। सीधी बात है। किसी की जॉब जाने वाली नहीं है। ये जो जो चल रहा है मार्केट में, वाइब कोडिंग वगैरह, ये सब ये आपका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ओके। और ये जॉब जाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जैसे शुरुआत में कंप्यूटर आया था, सब बोल रहे थे जॉब जाएगी हम्म। सबकी। बैंक में क्या हालत है देख लो आप, किसकी जॉब गई है बैंक में? करेक्ट। बैंक में आज उल्टा ज्यादा एम्प्लॉय लग रहे हैं। करेक्ट, सही बोले। अब एआई में भी वही सिनारियो है, कोई इंजीनियर की कमी नहीं पड़ने वाली, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बस उनका ना एक असिस्टेंट बन जाएगा एआई, और उनको अपस्केल करेगा चीजों को प्रोडक्टिव बनाने में। जिससे जिस चीज को आपको काम करने के लिए महीना भर लग रहा था, अभी बस कुछ मिनट्स या कुछ घंटे लग जाएंगे। ओके। ओके, सो थैंक यू सो मच नीलेश। आई थिंक आपकी जर्नी सुनकर और समझकर मेरे को लगा ये काफी इंस्पायरिंग और सीखने और समझ सीखने वाली भी है, क्योंकि आपका टोटली बैकग्राउंड देखो, मेडिकल बैकग्राउंड से आपने आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छे कंपनी में एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंच गए हो अभी। तो मेरे को तो लगता है ये काफी इंस्पायरिंग और काफी सीखने वाली आपकी जर्नी है। और मैं आशा भी करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको काफी कुछ सीखने को मिली होगी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरे को भी पता चले कि मेरे को कहाँ इंप्रूव करना है कहाँ नहीं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में, एक नए एम्प्लॉय की नई इंस्पायरिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।